सीएसीबी के इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे और हमारे ऐप पे मिल जाएगा। जैसे कि आपको सीएसीबी जेई के कंप्लीट सिलेबस के लिए लाइव कोर्स मिल जाएगा जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही आपको सीएसीबी जेई के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसमें आपको 14 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा और एक फ्री टेस्ट भी है। ट्राई जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा सीएसीबी जेई के एग्जाम में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो भी रिलेवेंट कंटेंट सीएसीबी जेई के लिए है, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज एक बार जा करके देखिएगा जरूर। और हमारे इस वीडियो सीरीज को जहां पे हम आपको सीएसीबी जेई के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनका सॉल्यूशंस दे रहे हैं, इस वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो सकती है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ विल टेक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम भी है यदि हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। व्हेन प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई, ऑप्शन ए प्राइमरी ड्रॉज स्मॉल करंट, ऑप्शन बी कोर लॉसेस आर इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस इज इंक्रीज्ड और ऑप्शन डी प्राइमरी में बर्नआउट। ठीक है, तो मोस्टली आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा स्पेशली इन योर ग्रेजुएशन कोर्स कि ट्रांसफार्मर डीसी में कैसे काम करता है या व्हाट विल हैपन इफ विल कनेक्ट ए डीसी सोर्स टू द ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली उसी टॉपिक पर बेसिस ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई, तो क्या होगा, ये हमको डिस्कस करना है। अभी देखिए, यदि ट्रांसफार्मर के वर्किंग ऑपरेशन की बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कई बार आपको क्लासेस में डिस्कस किया है पहले भी, तो जैसे ट्रांसफार्मर यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी। तो अब इस ट्रांसफार्मर में आप देखिए, यदि हम लोग एक ऑपरेशन लिखा के वे पे जाएं यहाँ पर, जो नॉर्मली ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का है, यदि हम उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखेंगे, नाउ इफ विल गिव द सप्लाई वोल्टेज V1, क्लियर है। तो दिस सप्लाई वोल्टेज नाउ गिव्स the supply current I1 as we know, clear है, and this supply current is passing to this number of turns N1 which gives the MMF, and then the transformer, in this transformer core will get the flux, ये हमको मालूम है from the normal operation condition of the ट्रांसफार्मर कि इस सीक्वेंस से ही ट्रांसफार्मर में वर्किंग जो होगा वहां पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज देंगे, सप्लाई वोल्टेज से सप्लाई करंट जाएगा, करंट जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न से पास होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न से क्या होगा, यहाँ पर से ये जो करंट है हमारा पास आउट होगा, फिर यहाँ से एमएमएफ बनेगा, N1 इंटू I1 बनेगा, और उसके बाद जो होगा हमारे ट्रांसफार्मर कोर में क्या होगा, यहाँ पास फ्लक्स जो होगा वो सेटअप हो जाएगा। क्लियर है, ये हमको मालूम है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो फ्लक्स है बेसिकली यदि हम लोग बात करें और यदि मैं डील करूं यहाँ पर विद द सप्लाई सिस्टम व्हाइल कंसीडरिंग इट इज एज ए एसी, यदि मैं ये लेके चलूं कि यदि ट्रांसफार्मर में जो हमने सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है यदि वो एसी वोल्टेज है, तो एसी वोल्टेज जो होगा दैट विल गिव्स द अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ द फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स हमको ट्रांसफार्मर कोर में जो मिलेगा वो भी क्या रहेगा, अल्टरनेटिंग नेचर का ही रहेगा ये फ्लक्स। क्लियर है। और एज पर दी फैराडेज लॉ हमको ये मालूम है दैट इफ वी हैव ए स्टेडी कॉइल्स अ नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस स्टेशनरी और स्टेडी कॉइल और टर्न्स विल कट बाय द अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ फ्लक्स, then the EMF is going to be induced. ठीक है, so this concept we know as per the basis of the Faraday's law, right? So
अब क्या होगा यहाँ पर, दिस अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ द फ्लक्स विल कट द बोथ द वाइंडिंग्स वी कैन से N1 and the N2. So I can say the N2 is the number of turns of the secondary winding. So N2 we can say the number of turns of the secondary winding is here. So now you see that this flux is alternating in nature as I told you. तो अब यहाँ पर क्या होगा, this alternating nature of flux will give the EMF. ठीक है, ये हम समझ गए हैं. तो अब क्या होगा, आप देखेंगे this alternating nature flux links with the primary turns, so give the primary induced EMF which is given as the E1. So E1 is the primary induced EMF. Clear? और ये जो फ्लक्स ट्रांसफार्मर कोर में सेटअप हुआ है, ये ना केवल प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक करेगा बल्कि सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक करेगा. इसीलिए सेकेंडरी में भी क्या मिलेगा हमको, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, E2 बोल सकते हैं. जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम E2 बोल सकते हैं. क्लियर है? यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर है. अब इस ट्रांसफार्मर में यदि कोई यहाँ पर लोड लगा होगा, इस ट्रांसफार्मर में यदि यहाँ पर कोई लोड लगा होगा तो इस लोड के अक्रॉस में टर्मिनल वोल्टेज आएगा, जिसको हम बोलेंगे लोड टर्मिनल वोल्टेज, या फिर ऑल्सो वी कैन सी द सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल वोल्टेज हम इसको बोल सकते हैं. और ये जो लोड होगा ना, दिस लोड विल ड्रॉ is a amount of the current which is given on the secondary side, that is the I2. क्लियर है? ठीक है. और ये V2 और I2 का जो फेस डेविएशन होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो लोड है ये बेसिकली कौन से नेचर का है, कि ये जो लोड है वो रेजिस्टेंस नेचर का है या इंडक्टिव नेचर का है या कैपेसिटिव नेचर का है. तो उसके अकॉर्डिंग जो फेस डेविएशन हमको मिलेगा वोल्टेज और करंट का, यह डिपेंड करेगा लोड के ऊपर. ठीक है. तो ये एक नॉर्मली एक ऑपरेटिंग बिहेवियर होगा ट्रांसफार्मर का, यदि हम बात करेंगे इफ वी आर गिविंग द AC वोल्टेज. अब यहीं पर आप देखिए, जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 जो है, ये जो हमको यहाँ पर मिल रहा है, because of this alternating nature of the flux which linking with the primary side. So this induced EMF E1, this induced EMF E1 is also known as what? Is also known as back EMF. Is also known as back EMF. Okay, it's also known as the back EMF. Clear? Why? Now, look here. This back EMF, why E1 is calling as the back EMF? अब यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो हम बोलेंगे, अब मान लीजिए आप, अब यहाँ मान लीजिए कि भाई ये जो हमारा प्राइमरी इम्पिडेंस है ना, यदि हम मान लेते हैं कि Z1 इज द प्राइमरी इम्पिडेंस. ठीक है. सो वी कैन से दिस इज द R1 प्लस jX1, वेयर R1 इज द प्राइमरी रेजिस्टेंस, and X1 is the primary reactance, right? So while applying the KVL into the input side, then I can write this is given as the V1 equal to, we can write this is given as E1 plus I1 and Z1. This is given as the V1 plus I1 and Z1. So from here I can write this I1 will be equal to V1 minus I1 by Z1, V1 minus E1 by Z1. क्लियर. अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि ये जो E1 है ना, ये क्या रहा, दिस इज कमिंग विद द नेगेटिव टू द सप्लाइड वोल्टेज V1 हो रहा है यहाँ पर. तो हम एक प्रकार से बोलेंगे वोल्टेज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू को क्या करेगा, ये E1 एक प्रकार से लिमिट करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको फेस अपोजिशन में जा रहा है वहां पर से. ठीक है. तो इसीलिए आप गौर कीजिएगा कि ये जो हमारा E1 है, दिस इज वर्किंग एज द बैक ईएमएफ टू द सप्लाई वोल्टेज V1 टू लिमिट द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट स्पेशली. अब ट्रांसफार्मर के वर्किंग में जैसा मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफार्मर यदि हमारा ऑपरेट हो रहा है और ट्रांसफार्मर में जो हमारा सप्लाई करंट होगा बेसिकली, तो सप्लाई करंट यदि ट्रांसफार्मर में होगा और हम जा रहे हैं फ्रॉम नो लोड से फुल लोड कंडीशन की तरफ, तो नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट होगा और नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट के दो पार्ट निकल के आएंगे.
One is the magnetizing current, second is the core loss current. So this magnetizing current is responsible for the flux in the transformer core. This is responsible the flux in the transformer core, and as per the concept what I told you, that this magnetizing current has to be in limit. It has to be about 4 to 6% of the full load current. It never has to cross its limit. Okay, so this magnetizing current has to be in limit which gives the flux in the transformer core. तो अब क्या होगा, तो ये जो लिमिट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट हैज टू बी इन सर्टेन लिमिट, दैट इज गोइंग टू बी मैनेज्ड बाय दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इवन, बिकॉज दिस मेंटेनिंग द V1 voltage in a permissible range which gives the safer amount of the current IM to flow and which gives the flux in the transformer core. So that's why this E1 is called the back EMF. ये जो E1 होगा ये सप्लाई वोल्टेज V1 के फेस अपोजिशन में होगा और सप्लाई वोल्टेज V1 को एक सर्टेन लिमिटेड रेंज प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो प्राइमरी करंट होगा और प्राइमरी करंट का जो नो लोड करंट कंपोनेंट होगा और नो लोड करंट कंपोनेंट का जो मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इन ए सर्टेन स्पेसिफाइड रेंज। उसकी वजह से ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होगा वो हमारा सेटअप होगा एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑपरेट इन ए वी कैन से इन ए सेफर वे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया E1 जो हो रहा है V1 के फेस अपोजिशन में हो रहा है और जो हमारा स्टार्टिंग करंट है इस ट्रांसफार्मर को क्या कर रहा है, उसका लिमिट कर रहा है यहाँ पर से, ताकि जो हमारा ट्रांसफार्मर है एक सेफर मोड पे यहाँ पर ऑपरेट हो सके। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। तो इस E1 का बहुत बड़ा रोल है, ये जो E1 है इसका बड़ा रोल है, चूंकि E1 जो है V1 के फेस अपोजिशन में है, दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं, इसको बैक ईएमएफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको बैक ईएमएफ बोल रहे हैं। अब आप बताइए मेरे को, ये सारा चीज जो हो रहा है ना, ये जो चीजें हो रही हैं ये इस E1 की वजह से हो रही है। इस E1 की वजह से इस ट्रांसफार्मर में जो इसका ऑपरेशन हो रहा है एक प्रॉपर वे पे हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, अब यदि मान लीजिए इंस्टेड ऑफ गिविंग द AC सप्लाई, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने DC दे दिया भाई, अब हमने क्या दे दिया, अब हमने DC दे दिया। अब यदि हमने DC दे दिया तो आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए यदि मैं DC वोल्टेज दूंगा तो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स सेटअप होगा कि नहीं होगा। यदि हम ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पर आप बताइए मेरे को फ्लक्स सेटअप होगा कि नहीं होगा। देखिए, यदि हम यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं यदि वो DC है, यदि सप्लाई वोल्टेज यदि हमारा है और हम उसको दे रहे हैं जो कि DC है, तो जो करंट होगा वो क्या होगा, वो भी तो DC होगा ना। करंट क्या है हमारा, DC। तो करंट जो होगा DC है, तो ये जो करंट हमारा है मतलब ये जो I1 जो रहेगा ये DC होगा। अब ये I1 करंट जो है ये N1 से क्या होगा, वहां पर से पास होगा, तो अगेन क्या बनेगा, अगेन MMF बनेगा, अगेन MMF बनेगा, N1 इंटू I1 बनेगा और MMF की वजह से अगेन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, हमारा फ्लक्स सेटअप होगा। एंड वी आर कंसिडरिंग द ट्रांसफार्मर कोर एज ऑफ लो रिलक्टेंस। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर कोर है इसकी वैल्यू हमारी क्या है, लो रिलक्टेंस है। तभी आपको ये मालूम है, हम लिख सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू, वी कैन राइट दी फ्लक्स विल बी इक्वल टू MMF बाय फ्लक्स इक्वल टू MMF बाय रिलक्टेंस। ठीक है, सो द कोर इज मेड ऑफ द लो रिलक्टेंस। ठीक है, मतलब कोर एक ऐसा हम ट्रांसफार्मर का लिए हैं जो लो रिलक्टेंस प्रोवाइड करेगा और MMF की वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स सेटअप हो रहा है। क्लियर है, तो जैसे ही हमने DC वोल्टेज दिया तो DC करंट जाएगा और DC करंट जो नंबर ऑफ टर्न से पास होगा तो N1 इंटू I1 की वजह से क्या बनेगा, N1 इंटू I1 की वजह से क्या बनेगा, MMF बनेगा और इस MMF की वजह से फ्लक्स आएगा। लेकिन चूंकि करंट क्या है हमारा DC है, जो I1 क्या है हमारा DC है। क्लियर है, तो जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, DC होगा, फ्लक्स भी क्या होगा हमारा DC होगा। तो आप मुझे बताइए यदि हमारे पास एक स्टेडी फ्लक्स हमको मिल रहा है, ठीक है, तो क्या हमें EMF मिलेगा,
हमें ईएमएफ मिलेगा एज पर द फैराडेज सेकेंड लॉ। एज पर द फैराडेज सेकेंड लॉ वी नो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वी नोज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पर क्या हमारा फ्लक्स का जो क्वांटिटी है, यदि हम बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में, वो बदल रहा है क्या? Whether we are getting the rate of change of flux in the case of DC supply? No, we are not getting this d phi by dt। और यदि हमको ये d phi by dt नहीं मिलेगा, यदि हमको ये d phi by dt नहीं मिलेगा, इसका मतलब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा क्या? इसका मतलब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देंगे तो हमें करंट मिलेगा डेफिनेटली, जो कि डीसी होगा, फ्लक्स मिलेगा वो भी डीसी होगा। पर चूंकि फ्लक्स हमारा डीसी है, तो यदि हम बात करें यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमको नहीं मिलेगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि हमको नहीं मिलेगा, मतलब देयर विल बी नो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देयर विल बी नो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो E1 E2 ही नहीं होगा। अब यदि E1 E2 नहीं होगा, यदि ये हमारा E1 E2 नहीं होगा, और यदि हमारा ये प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 नहीं होगा, इसका मतलब बैक ईएमएफ नहीं होगा। जब E1 ही नहीं है, जिसको हम बैक ईएमएफ बोल रहे हैं फॉर द एसी सप्लाई सिस्टम, तो डीसी के केस में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ही नहीं ना। जब E1 नहीं है, इसका मतलब बैक ईएमएफ नहीं होगा। और यदि बैक ईएमएफ नहीं है, तो कोई भी क्वांटिटी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जिस वोल्टेज भी क्या करेगी, लिमिट करेगी, जिसकी वजह से जो करंट होगा वो लिमिट होगा। तो आप ये देखेंगे, यदि हमारा ये V1 की वैल्यू क्या हो गई, अब तो डीसी केस में क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कोई भी फेस अपोजिशन V1 को नहीं मिलेगा। और चूंकि कोई भी फेस अपोजिशन V1 को नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग एंड हैंस दिस इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ द स्टार्टिंग करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, एंड दिस में टेक द ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग में बी बर्न आउट। क्या हो सकता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होगा वहां पर ट्रांसफार्मर में क्योंकि कोई बैक ईएमएफ नहीं मिल रहा है, तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा दैट मेक्स इट इस वैल्यूज एंड इट हेंसेस इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ द स्टार्टिंग करंट, और आई कैन से द मैग्नेटाइजिंग करंट टू गो बियॉन्ड ऑफ इट्स लिमिट। तो जो ये हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और चूंकि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन द प्राइमरी साइड, सो देयर में भी ए पॉसिबिलिटी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमारा बर्नआउट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मर को एक सेफर मोड में ऑपरेट करने के लिए ट्रांसफार्मर को हम डीसी में ऑन नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर को हम एसी सप्लाई ही देंगे। सो ट्रांसफार्मर विल नॉट ऑपरेट ऑन द डीसी सप्लाई, ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट ऑन द एसी सप्लाई। ध्यान रहेगा आपको, क्लियर है। ट्रांसफार्मर में यदि आप डीसी दोगे तो ट्रांसफार्मर में हमें स्टेडी फ्लक्स मिलेगा, जिसकी वजह से ना ही हमें प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा और ना ही सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। और चूंकि प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, तो देयर विल बी नो फेस अपोजिशन टू द सप्लाइड वोल्टेज। उसकी वजह से जो हमारा स्टार्टिंग करंट है, या हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट है, उसकी वैल्यू जो है उसकी स्पेसिफाइड रेंज को क्रॉस कर जाएगी, और जिसकी वजह से जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमारा बर्नआउट हो सकता है। इसीलिए सेफर मोड के लिए क्या करेंगे, हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई वोल्टेज एसी ही देंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राइमरी में बर्नआउट। ठीक है, सो वी कैन से ट्रांसफार्मर विल नेवर वर्क ऑन दी डीसी सप्लाई। वीकली फ्री टेस्ट ट्राई करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनको रिक्वायरमेंट हो सकती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।